बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इलास्टिसिटी को, स्ट्रेस को और स्ट्रेन को। तो बच्चों स्टार्ट करेंगे हम इलास्टिसिटी से। इलास्टिसिटी क्या होती है इसको समझेंगे। इससे पहले आपको यह पता होना चाहिए डीफॉर्मिंग फोर्स क्या होती है। बच्चों डीफॉर्मिंग, फॉर्म का मतलब होता है शक्ल, डीफॉर्म का मतलब है शक्ल बिगाड़ना, शक्ल को चेंज करना। ठीक है, डीफॉर्मिंग फोर्स क्या होती है? एक ऐसी फोर्स जो किसी बॉडी के ऊपर अगर अप्लाई हो तो उसकी शेप को चेंज करे, उसकी लेंथ को चेंज करे, उसकी वॉल्यूम को चेंज करे, तो उसे हम बोलते हैं ये क्या है? डीफॉर्मिंग फोर्स। ठीक है बच्चों, तो डीफॉर्मिंग फोर्स क्या है? ऐसी फोर्स जो शेप में चेंज लाए, लेंथ में चेंज लाए, वॉल्यूम में चेंज लाए। राइट, ओके। इलास्टिसिटी क्या होती है बच्चों? कुछ बॉडीज हमारे पास ऐसी होती हैं कि जब उनके ऊपर फोर्स अप्लाई की जाती है, यानी डीफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई की जाती है, उसकी लेंथ में, शेप में या वॉल्यूम में चेंज आता है, लेकिन जब आप वो फोर्स हटा लेते हैं, डीफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करना छोड़ देते हैं, तो बॉडी वापस अपनी ओरिजिनल शेप में चली जाती है। इसे हम कहते हैं इलास्टिसिटी। अब ये बॉडी की ये जो प्रॉपर्टी है हर बॉडी के पास नहीं होती। ग्लास की बनी हुई रॉड है, आप उसको ऐसे बेंड करेंगे, वो बेंड नहीं होगी, टूट जाएगी। ठीक है, आपके पास जो फुट स्केल होता है जिससे आप लाइन वगैरह लगाते हैं, मार्जिन लाइंस, आप उसको ऐसे बेंड करते हैं, वो बेंड हो जाता है, छोड़ेंगे फिर सीधा हो जाएगा, फिर बेंड करेंगे हो जाएगा, फिर छोड़ेंगे फिर सीधा हो जाएगा। अब इसके अंदर ये प्रॉपर्टी पाई जा रही है, आप उस पर फोर्स अप्लाई कर रही है, वो अपनी शेप को चेंज कर रहा है, और जब आप फोर्स को हटा रहे हैं तो वो फिर सीधा हो जाता है, अपनी ओरिजिनल शेप में चला जाता है। तो कहेंगे इसमें इलास्टिसिटी है। ठीक है, ग्लास में क्या था? उसको आपने बेंड किया, वो टूट गया, वो बेंड नहीं हुआ, उसमें इलास्टिसिटी नहीं है। ठीक है, तो ऐसी बॉडीज कि जिनके ऊपर डीफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई की जाए, उसके साइज में चेंज आए, उसकी लेंथ में चेंज आए, उसकी शेप में चेंज आए, और जब आप डीफॉर्मिंग फोर्स को हटा दें तो बॉडी वापस अपनी ओरिजिनल शेप में चली जाए। ठीक है, यही इसकी डेफिनेशन है। क्या कहती है डेफिनेशन? द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी, एक बॉडी की प्रॉपर्टी, टू रीस्टोर इट्स ओरिजिनल साइज शेप, कि वो अपनी ओरिजिनल शेप को, ओरिजिनल साइज को दोबारा हासिल कर ले। कब? एज द डीफॉर्मिंग फोर्स सीजेस टू एक्ट, कि जब उसके ऊपर डीफॉर्मिंग फोर्स एक्ट होना छोड़ दे। यानी जब हम डीफॉर्मिंग फोर्स को हटा ले तो बॉडी वापस अपनी ओरिजिनल लेंथ में, ओरिजिनल शेप में, ओरिजिनल वॉल्यूम में चली जाए। ठीक है बच्चों, इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं इलास्टिसिटी। और मैं बता चुका हूं कि यह हर बॉडी के अंदर नहीं होती, कुछ बॉडी में पाई जाती है, कुछ में नहीं पाई जाती। ग्लास में नहीं पाई जाती, ठीक है, प्लास्टिक में पाई जाती है। ठीक है, अब इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं डिफरेंट एग्जांपल्स की हेल्प से। ये एक स्प्रिंग है, ये एग्जांपल्स आपकी बुक से ली गई है। ठीक है बच्चों, ये एक स्प्रिंग है, इसकी लेंथ इतनी है, आप इसके ऊपर डीफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करते हैं, इधर को पुश करते हैं, तो क्या होगा? इसकी लेंथ में इंक्रीज आ जाएगा, लेंथ बढ़ जाएगी। जब लेंथ बढ़ जाएगी, जैसे ही आपने इसको छोड़ा तो वापस अपनी ओरिजिनल लेंथ में आ जाएगा। ये तो नहीं कि आपने यहां तक खींचा तो वहां छोड़ा उधर ही रुक जाएगा, नहीं, स्प्रिंग है, वापस आएगा। तो आपने जो फोर्स लगाई उससे इसकी लेंथ बढ़ गई, इसका मतलब आपकी फोर्स डीफॉर्मिंग फोर्स है। जैसे ही आपने इसको छोड़ा तो वो ओरिजिनल लेंथ में वापस आ गई। तो इसका मतलब इस बॉडी के अंदर इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी पाई जाती है। ठीक है, अब यहां पर हमारे पास एक प्लास्टिक रॉड है, इसको आपने इसके ऊपर टार्क अप्लाई किया, यानी ऐसे घुमाया इसको। ठीक है, टार्क क्या होता है? आप जैसे जो गाड़ी का स्टीयरिंग होता है, एक इस हाथ से एक इस हाथ से ऐसे ग्रिप किया, एक हाथ आप ऊपर लगाते हैं, एक नीचे, ऐसे, तो ये टर्न कर जाता है। ऐसे आपने इसको ट्विस्ट किया, ठीक है, छोड़ा तो वापस फिर सीधी होगी वो। ठीक है, तो इसके अंदर भी प्रॉपर्टी पाई जाती है इलास्टिसिटी की। आपके पास एक स्केल, जिस तरह मैंने एक स्केल की एग्जांपल दी, ऐसे एक स्ट्रिप है प्लास्टिक की बनी हुई है, ऐसे बेंड करते हैं, बेंड हो जाती है, छोड़ते हैं फिर सीधी हो जाती है, इलास्टिसिटी है। ऐसे ये भी एक स्ट्रिप है, अब यहां से उसको ऐसे बेंड करते हैं, ठीक है, तो उसकी शेप में चेंज आ गया। जैसे ही डीफॉर्मिंग फोर्स हटाई तो वापस अपनी सीधी स्ट्रेट में आ गया, उससे उसकी अपनी ओरिजिनल शेप में आ गया। तो क्या है, इस बॉडी में भी क्या पाई जाती है बच्चों? इसमें भी इलास्टिसिटी पाई जाती है। तो सिंपली क्या आपने सीखा कि एक बॉडी पर जब डीफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई की जाती है, उसकी लेंथ में चेंज आ सकता है, उसके वॉल्यूम में चेंज आ सकता है, उसकी शेप में चेंज आ सकता है, उसके साइज में चेंज आ सकता है। और जब आप डीफॉर्मिंग फोर्स को लगाना बंद कर देंगे तो बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप में वापस चली जाएगी। तो हम कहेंगे कि इस बॉडी में इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी पाई जाती है। ठीक है बच्चों, अब हम बढ़ते हैं अपने सेकेंड पॉइंट, जो कि है स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है? आप जानते हैं, दबाव।
ठीक है, आपने सुना भी होगा इसका मतलब, ठीक है। तो स्ट्रेस क्या होता है? द डीफॉर्मिंग फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया एट द सरफेस ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड स्ट्रेस। किसी बॉडी के ऊपर जब आप किसी उसके एरिया, यूनिट एरिया के ऊपर आप डीफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करते हैं, दैट इज स्ट्रेस। अब आप में से बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन आता है कि सर ये भी फोर्स अपॉन एरिया है, ठीक है, इसका फॉर्मूला F/A होता है, प्रेशर भी जो हमारे पास है P इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया होता है, तो फिर प्रेशर में और स्ट्रेस में क्या फर्क है? तो बच्चों फर्क है, प्रेशर में ये जो फोर्स है ना, ये फोर्स डीफॉर्मिंग फोर्स नहीं है, यानी ये फोर्स बॉडी की शेप को चेंज करने वाली नहीं है। लेकिन स्ट्रेस के अंदर जो फोर्स हम अप्लाई करते हैं किसी यूनिट एरिया के ऊपर, वो फोर्स हमारी क्या होती है बच्चों? वो फोर्स होती है डीफॉर्मिंग फोर्स, जो उसकी शेप में, लेंथ में, साइज में चेंज ला सकती है, ठीक है, लाती है। ओके बच्चों, तो आपने ये याद रखना है कि स्ट्रेस भी फोर्स अपॉन एरिया होता है, प्रेशर भी फोर्स अपॉन एरिया होता है। फिर स्ट्रेस में, स्ट्रेन में, स्ट्रेस में और प्रेशर में क्या फर्क है? स्ट्रेस में जो फोर्स है वो डीफॉर्मिंग फोर्स है, इसीलिए कहा गया डीफॉर्मिंग फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया। यूनिट एरिया के ऊपर जो आप डीफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? स्ट्रेस। ओके, अब इसका जो फॉर्मूला है स्ट्रेस का वो भी आप लिखेंगे, स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। एफ फोर्स की जगह लिखेंगे और एरिया की जगह पे आप ए यानी F डिवाइडेड बाय ए लिखेंगे। अब हम इसको समझते हैं। देखो बच्चों, ये हमारे पास एक स्प्रिंग है, ठीक है, जिसके ऊपर एक ऐसी प्लेट सी लगी हुई है, ठीक है ना। इसका एरिया कितना है जी? ए एरिया है। इसकी ओरिजिनल लेंथ इसकी इतनी है, ठीक है। हम क्या करते हैं, थंब से या किसी भी चीज से हमने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई की। फोर्स अप्लाई करने से क्या होगा? ये थोड़ा सा ऐसे बेंड हो गया, ठीक है, नीचे की तरफ बैठ गया, ठीक है। अब देखिए इसकी लेंथ में चेंज आ गया ना, पहले इसकी लेंथ इतनी थी, अब कम हो गई तो इसके साइज में चेंज आ गया, ठीक है। तो हमारी जो फोर्स है वो फोर्स कौन सी फोर्स है? ये फोर्स डीफॉर्मिंग फोर्स है। तो अब ये जो फोर्स इस एरिया ए के ऊपर अप्लाई हो रही है ना बच्चों, ये प्रेशर नहीं है, ये स्ट्रेस है। क्यों स्ट्रेस है? क्योंकि इसने बॉडी की शेप में चेंज ला दिया, यानी उसकी लेंथ कम कर दी, ठीक है। तो ऐसी फोर्स को हम क्या बोलेंगे बच्चों? ये कहलाती है हमारे पास स्ट्रेस। ओके, तो आप सीख चुके हैं इसका फॉर्मूला भी, स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होती है। अब हम बात कर लेते हैं इसके यूनिट पर। यूनिट क्या होता है? बहुत आसान है बच्चों, देखिए फोर्स का यूनिट क्या होता है? आप जानते हैं कि न्यूटन होता है, और एरिया का यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो आप इसको जस्ट ऊपर शिफ्ट कर लेंगे, इसकी पावर माइनस हो जाएगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि पावर नीचे से ऊपर गई है ना, ये एम स्क्वायर नीचे से ऊपर शिफ्ट हुआ है, पावर माइनस होगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये आ जाता है बच्चों हमारे पास स्ट्रेस का यूनिट, ठीक है। अब हम अपने लास्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, स्ट्रेन की तरफ, ठीक है बच्चों। ये जरा गौर से सुनना, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। स्ट्रेन को अगर मैं सिंपली बताऊं ना आपको, तो सिंपली बच्चों ये है कि हमने जो बॉडी के ऊपर स्ट्रेस अप्लाई की थी, उसकी लेंथ में या उसकी शेप में, उसके वॉल्यूम में कुछ ना कुछ चेंज आया था। अब वो चेंज कितना आया था, ये बेसिकली आपने बताना होता है, ठीक है। लेकिन वो जो चेंज है ना, आपने सिर्फ ये नहीं बताना, लेट सपोज एक 5 सेंटीमीटर का स्प्रिंग था, आपने इसको खींचा और 6 सेंटीमीटर कर दिया। अब आपसे पूछा जाए कि स्ट्रेन कितनी है इसके अंदर स्प्रिंग में, तो आप बोलोगे इस स्प्रिंग में 1 सेंटीमीटर की स्ट्रेन प्रोड्यूस हुई। नहीं, 1 सेंटीमीटर इटसेल्फ कोई वैल्यू नहीं रखता। आपको इससे समझने में आसानी नहीं होगी। कैसे? मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं, फिर मैं इसकी तरफ बढ़ूंगा, क्योंकि बच्चों को बहुत सारी यहाँ पर कंफ्यूजन होती है। बच्चों, अगर आपसे मैं पूछता हूं कि आपके टेस्ट में कितने मार्क्स आए हैं, आप मुझे बताएंगे सर मेरे 25 मार्क्स आए हैं, ठीक है। तो 25 खाली एक डिजिट आप बता दें मुझे कि मेरे 25 मार्क्स आए हैं, तो मैं उससे अंडरस्टैंड नहीं कर सकता कि आपके मार्क्स अच्छे हैं या बुरे हैं, कि जब तक मुझे ये ना बताया जाए कि आपके टोटल मार्क्स कितने थे, कि कितने में से 25 आए हैं। अगर आप कहते हैं कि सर मेरे 25 में से 25 आए हैं, तो फिर तो मैं कहूंगा बहुत अच्छे मार्क्स हैं। अगर आप ये कहें कि सर ये 50 में से 25 आए हैं, तो मैं कहूंगा अच्छे मार्क्स नहीं है, बस नॉर्मल है, ठीक है। और अगर आप ये कहें कि सर ये 100 में से 25 है, तो बोलूंगा बहुत बुरे हैं, आपको मेहनत की जरूरत है, ठीक है। तो जब तक आपको ये नहीं पता चलता कि ये 25 का डिजिट टोटल कितने में से आया है, तब तक आपको अंडरस्टैंड करना आसान नहीं है इस चीज को कि ये स्ट्रेन जो है वो कैसी है, ठीक है, ये स्ट्रेन ज्यादा है या कम है। इसी तरह से बच्चों स्ट्रेन में भी यही केस है। अगर मैं खाली ये कह दूं कि 1 सेंटीमीटर की स्ट्रेन प्रोड्यूस हुई है बॉडी में, तो आप इससे एनालाइज नहीं कर सकते कि 1 सेंटीमीटर ज्यादा प्रोड्यूस हुई है या कम प्रोड्यूस हुई है, कि जब तक ये ना बताया जाए कि इसकी ओरिजिनल
ओरिजिनल लेंथ कितनी थी। अगर ये कहें कि ओरिजिनल लेंथ इसकी 5 सेंटीमीटर थी, 1 सेंटीमीटर आउट ऑफ 5 सेंटीमीटर इसमें स्ट्रेन प्रोड्यूस हुई है, तो फिर तो आप समझ जाएंगे अच्छी स्ट्रेन प्रोड्यूस हुई है, 5 में से 1 इंक्रीज कर गई। और अगर आप ये कहें कि 100 में से 1 सेंटीमीटर का चेंज आया है, तो फिर तो ये बहुत कम चेंज है। ये 1000 में से 1 सेंटीमीटर का चेंज आया है, और भी कम चेंज है। ठीक है, तो जब तक बच्चों आप ओरिजिनल वैल्यू को इसके साथ रिलेट नहीं करते तो आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। इसीलिए इसकी डेफिनेशन में रिलेट किया गया है। आपने जो स्ट्रेन पढ़ना है ना बच्चों, स्ट्रेन क्या है बेसिकली, सिंपली चेंज इन लेंथ विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल वॉल्यूम। अगर किसी बॉडी की लेंथ में चेंज आया है तो सिर्फ उस चेंज को नहीं बताएंगे, साथ उसको रिलेट करेंगे उसकी ओरिजिनल लेंथ। तो बताएंगे कि 1 सेंटीमीटर आया है आउट ऑफ 5 सेंटीमीटर। ठीक है, 5 सेंटीमीटर की ओरिजिनल लेंथ थी जिसमें 1 सेंटीमीटर का चेंज आया। इस तरह से आप स्ट्रेन को बताएंगे। ठीक है, चलिए आप देखते हैं बच्चों, इसमें जो पहली लाइन है ना वो जस्ट इसको हेल्पिंग मटेरियल आप कह सकते हैं। व्हेन अ स्ट्रेस एक्ट्स ऑन अ बॉडी, जब स्ट्रेस किसी बॉडी के ऊपर अप्लाई होती है, इट मे चेंज इट्स लेंथ वॉल्यूम और शेप, वो इसकी लेंथ में, शेप में या वॉल्यूम में चेंज लाएगी। क्योंकि हम जानते हैं कि स्ट्रेस क्या होती है, डीफॉर्मिंग फोर्स अपॉन एरिया, ऐसी फोर्स जो किसी बॉडी की शेप में चेंज ले आए, लेंथ में चेंज ले आए, वॉल्यूम में चेंज ले आए। ठीक है, तो अंडरस्टूड सी बात है, जब स्ट्रेस अप्लाई हुई है तो बॉडी में चेंज तो लाजमी आएगा, उसके साइज में चेंज आ सकता है, उसकी लेंथ में चेंज आ सकता है। ठीक है, अ कंपैरिजन, कंपैरिजन का मतलब होता है मवाजना। ठीक है, अ कंपैरिजन ऑफ सच अ चेंज, यानी चेंज का कंपैरिजन काज्ड बाय द स्ट्रेस, जो स्ट्रेस से चेंज आया, ठीक है, विद द ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल वॉल्यूम और शेप। अब बच्चों जो चेंज आया है ना, चेंज, उस चेंज का कंपैरिजन विद द ओरिजिनल। ठीक है, चेंज का कंपैरिजन विद द ओरिजिनल। अगर लेंथ की बात करें तो चेंज इन लेंथ विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल लेंथ, अगर वॉल्यूम की बात करें चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल वॉल्यूम, ये कहलाता है हमारे पास स्ट्रेन। एक बार फिर से देखिए इसको, व्हेन अ स्ट्रेस एक्ट्स ऑन अ बॉडी, जब स्ट्रेस किसी बॉडी में अप्लाई होती है, इट मे चेंज इट्स लेंथ, शेप और वॉल्यूम, वो इसकी लेंथ, शेप और वॉल्यूम में चेंज लाती है। ठीक है, अ कंपैरिजन ऑफ सच अ चेंज काज्ड बाय द स्ट्रेस, जो स्ट्रेस से चेंज आया उसका कंपैरिजन किसके साथ, विद द ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल वॉल्यूम और ओरिजिनल शेप, ओरिजिनल लेंथ के साथ, ओरिजिनल वॉल्यूम के साथ या ओरिजिनल शेप के साथ, ये कहलाता है हमारे पास स्ट्रेन। तो और ज्यादा सिंपल और आसान करें तो अगर हम लेंथ के केस में इसको डिस्कस करें तो हम बोलेंगे चेंज इन लेंथ विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, चेंज इन लेंथ विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल वॉल्यूम, ये कहलाता है हमारे पास स्ट्रेन। ठीक है, अब बच्चों इसमें एक और डेफिनेशन बनती है टेंसाइल स्ट्रेन की। टेंसाइल स्ट्रेन क्या होती है? ओके, जब किसी बॉडी के ऊपर आपने स्ट्रेस अप्लाई कर दी और सिर्फ उसकी लेंथ में चेंज आता है, तो बच्चों ऐसे स्ट्रेन को हम क्या बोलेंगे? टेंसाइल स्ट्रेन। ठीक है, पेपर में अक्सर ये पूछा जाता है। अब टेंसाइल स्ट्रेन को ही हम यहां पर डिस्कस करेंगे इस लेवल पर, इससे ज्यादा हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो टेंसाइल स्ट्रेन की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि टेंसाइल स्ट्रेन सिर्फ लेंथ को डील करता है, तो इसमें फॉर्मूले में सिर्फ लेंथ का ही हम नाम लेंगे। ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल लेंथ, यानी चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। हमारे पास जो एक स्प्रिंग था, ये स्प्रिंग आ गई, इसकी ओरिजिनल लेंथ है LO या L0 भी कह सकते हैं इसको, ये इसकी ओरिजिनल लेंथ है। आपने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई की, ठीक है, तो फोर्स अप्लाई करने से क्या हो गया? इसकी लेंथ बढ़ गई, यहां से लेकर यहां तक। अब नई लेंथ को हम क्या बोलेंगे? L। अब लेंथ में चेंज कितना है बच्चों? यहां तक तो इसकी लेंथ पहले भी थी, इंक्रीज कितना आया? यहां से लेकर यहां तक, ये चेंज है। चेंज को हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो डेल्टा है ना, ट्राइंगल बनी हुई, इसको डेल्टा पढ़ते हैं। डेल्टा L का मतलब है चेंज इन लेंथ, डेल्टा स्मॉल चेंज को रिप्रेजेंट करता है बच्चों। तो ये आ गया हमारे पास इसमें चेंज। अब फॉर्मूला क्या है? चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। तो स्ट्रेन, टेंसाइल स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ। चेंज इन लेंथ की जगह लिखा हमने डेल्टा L डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। ओरिजिनल लेंथ क्या है? LO। ठीक है बच्चों, और चेंज इन लेंथ को अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये किसके इक्वल होता है? ओरिजिनल, ऐसे जो असल, ये जो हमारे पास इसको एक्सपेंशन कही है हमने, फोर्स लगाने के बाद ये लेंथ इसकी एक्सपेंड कर गई है ना, इस लेंथ को और ओरिजिनल लेंथ को आप माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा चेंज। ठीक है, ये जो नई लेंथ है उसमें से माइनस कर दें ओरिजिनल लेंथ को तो आपको चेंज इन लेंथ मिल जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा किसका टॉपिक? स्ट्रेन का। तो अगर आपकी कोई कंफ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम है बच्चों, तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप जरूर पूछ सकते हैं।